नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है हौसला। मेरा नाम अर्जुन है। मैं आपको अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरे दिल से निकलेगी और आप तक पहुँचेगी। ये कहानी मेरे बचपन की मिट्टी से शुरू होती है और आज इस मोड़ तक पहुँचती है। हमारा घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारें बरसात में भीग जाती थी और ऊपर छप्पर था जो हवा में हिलने लगता था। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां माँ शाम को चूल्हे पर रोटियां सेकती थी। पिताजी खेतों में काम करते थे। उनकी पीठ हमेशा झुकी रहती थी, क्योंकि वे सुबह से शाम तक तेज धूप में मेहनत करते थे। माँ हमारे लिए पूरी दुनिया थी। मैं और मेरा छोटा भाई उन्हीं के आंचल में पलते थे। माँ अपने हाथों से हमें खाना खिलाती थी और रात को आंगन में चांदनी के नीचे कहानियां सुनाती थी। मैं 7-8 साल का था जब एक बार मैंने माँ से पूछा कि हमारे पास पैसे क्यों नहीं है। माँ हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटा, हमारे पास ईमानदारी है। ये वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। मैं उस समय छोटा था, लेकिन ये बात पत्थर की लकीर बनकर मेरे दिल में लिखी गई। फिर जब मैं 12 साल का हुआ तो पिताजी हमें छोड़कर चले गए। एक दिन खेत में काम करते हुए वे गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे। माँ ने अपने आंसू छिपा लिए और हिम्मत बटोरी। उन्होंने खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी और मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि हमें किताबों से ज्यादा रोटी की जरूरत थी। मैंने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी किसी के लिए लकड़ियां ढोता तो कभी दूध की बाल्टियां पहुंचाता। लेकिन माँ की सीख मेरे साथ रही। एक बार एक दुकानदार ने गलती से मुझे 10 रुपए ज्यादा दे दिए। मैंने सोचा कि रख लूं, लेकिन माँ का चेहरा याद आ गया। मैं वापस गया और पैसे लौटा दिए। वह दुकानदार हंसते हुए बोला, तू बड़ा अजीब लड़का है। शायद मैं अजीब था, लेकिन अपनी ईमानदारी पर मुझे गर्व था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे गांव में रहकर कुछ बड़ा करते नहीं दिखा। मैंने सोचा कि अगर दिल्ली जाऊंगा तो घर की जरूरतें पूरी कर पाऊंगा, और इसी सपने के साथ कि घर की हालात सुधार सकूं, मैं दिल्ली चला आया। रात के 3 बजे मैं चांदनी चौक के पीछे की गूंजती गलियों में एक सन्यासी की तरह होटल से बाहर निकला। मेरे हाथ में आधी बची हुई रोटी थी, जेब में केवल 100 रुपए थे और दिल में भूख के साथ एक पुराना सपना था कि कभी जी भरकर पनीर की सब्जी खाऊंगा। जब मैं हरिद्वार से दिल्ली आया था, तो बस एक ही इरादा था कि कुछ पैसे कमा लूं, कुछ जोड़ लूंगा और फिर लौट जाऊंगा। लेकिन दिल्ली ने मुझे निगल लिया। जैसे ये शहर सपनों को जमीन में दफना कर देता है, वैसे ये मेरे कदम उस होटल के पीछे वाले संकरे कमरे की ओर लड़खड़ाते, जो मजदूरों के लिए बने थे। वो किराए का कमरा जिसकी दीवारें हमेशा गीली रहती थी, वही मेरी जगह थी। जैसे ही मैं अंदर गया, एक लंबी सांस ली और जैसे शरीर से धूल झाड़ी हो, और फिर थोड़ा चैन महसूस हुआ। दीवार पर एक कील में टंगी माँ की तस्वीर मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा कोई कभी गलत काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं हार रहा हूँ। होटल का फर्श और बाथरूम मैं पूरे दिन साफ करता, गर्म भाप में जलते बर्तनों को धोता, और जब रसोई से पनीर की सब्जी की खुशबू आती तो मेरा पेट अजीब आवाज में गूंज उठता। चेहरा पसीने से भीग जाता और दिल में एक सवाल उठता कि क्या यही मेरी किस्मत है। जब सब गंदी गहरी नींद में सोते, मैं चुपचाप तकिए के नीचे से प्याज और नमक की चटनी वाला प्लास्टिक का डिब्बा निकालता, सूखी रोटी को चटनी में डुबोकर चबाने लगता। जब हर निवाला गले से नीचे उतरता तो एक याद ताजा हो जाती, माँ के हाथ की रोटी, पिताजी की हंसी और हरिद्वार की ठंडी हवा। वो रातें जब चूल्हे पर दाल उबला करती थी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दिल जोर से धड़कने लगा। इस समय कौन हो सकता है? डरते हुए दरवाजा खोला। सामने रमेश भाई खड़े थे, होटल के रसोइया। वो बोले, क्यों रे, भूख से मर रहा है क्या? हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने पूछा। मैं चुप रहा। उनके हाथ में एक अखबार था, जिसे उन्होंने मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने खोला तो उसमें गरम पराठा था,
जिस पर मक्खन की हल्की परत चमक रही थी। सिर चकराने लगा। मन किया चिल्लाकर माँ से कहूँ, देख माँ, मेरा सपना पूरा हो गया। लेकिन अगले ही पल एक डर उठा, कहीं ये किसी ग्राहक की बची हुई थाली से तो नहीं लाया। उन्होंने कहा, घबराना मत, ये मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाया है। रमेश भाई की आवाज में सच्चाई थी। मेरी आंखें भीग गई। मैंने कहा, थैंक यू रमेश भाई। कमरा परांठे की खुशबू से भर गया। मैंने पहला कोर मुंह में डाला, जैसे कोई कैदी बरसों बाद आजादी की सांस ले रहा हो। लेकिन उसी समय एक अजीब सी एहसास ने जकड़ लिया। क्या मेरा सपना सिर्फ इतना सा था, एक पराठा? मैं पूरी रात सो न सका। अगले दिन होटल में एक खास ग्राहक आया। उसके लिए वीआईपी कमरा सजाया गया और मुझे वहां की सफाई की जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही अंदर गया, महंगे सैंडल और सिगरेट की मिली जुली महक ने मुझे घेर लिया। मैं झाड़ू लगा रहा था, तभी बिस्तर के नीचे एक पर्स पड़ा दिखा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं झुका और वो पर्स उठाया। अंदर 100 के नोट चमक रहे थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये किस्मत का दरवाजा था। एक पल के लिए मन में शांति ख्याल आया कि इसे उठा लूं, ले जाऊं। लेकिन तभी माँ की तस्वीर आंखों के सामने आ गई। उसकी आंखों जैसे कह रही थी, नहीं बेटे, ये तेरा नहीं है। मैंने पर्स वापस वहीं रख दिया और सफाई पूरी कर बाहर निकल आया। शाम को मालिक ने बुलाया और पूछा, तूने पर्स क्यों लुटाया? उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मैंने कहा, माँ ने सिखाया है कि हराम का पैसा गले नहीं उतरता। मैंने जवाब दिया। वो देर चुप रहे, फिर बोले, ऐसे लोग अब बहुत कम बचे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस सिर झुका लिया और अपने काम में लग गया। लेकिन वो दिन मेरे लिए यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ प्याज और चटनी नहीं खाई थी, मैंने अपनी ईमानदारी को एक बार फिर जीता था। सुबह की शुरुआत हर रोज की तरह हुई। एक थकी हुई सुबह, जिसमें कमर दर्द और टूटते शरीर के साथ होटल के किचन से आती सब्जियों की महक मेरे खाली पेट के साथ मजाक कर रही थी। मेरा काम सुबह 7 बजे से शुरू होता था, लेकिन मैं 6 बजे ही होटल पहुंच जाता ताकि किचन के पीछे बैठकर माँ की यादों में कुछ पल बिता सकूं। आज मुझे होटल के वीआईपी रूम नंबर 103 की सफाई करनी थी। वो कमरा सिर्फ खास लोगों के लिए होता था, जिनके पास महंगी गाड़ियां होती थी। शायद ऐसा कमरा कई मेरे घर जैसे घरों को खरीद सकता था। मैंने झाड़ू उठाई और अलमारी के कोने, बिस्तर के नीचे और सोफे के पीछे की धूल साफ की। लेकिन जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा, मेरी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। एक सोने की चैन, लंबी, बारीक और कीमती। मेरे हाथ कांपने लगे। एक पल के दिल जैसे थम गया। कमरे की खामोशी बोझ लगने लगी। किसी ने गलती से छोड़ दी थी। मन ने कहा, उठा ले इसे, बेच दे और माँ की दवाइयां खरीद। अपने लिए एक जोड़ी जूते ले। हाथ जैसे काबू से बाहर आ गए हों। सोने की ठंडक मेरी रूह तक उतर रही थी। एक पल को ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे कमरे और चटनी रोटी की जिंदगी से मैं बाहर निकल आया हूँ। लेकिन तभी माँ की आवाज दिल में गूंजी, याद रखना बेटा, हराम का माल गले में अटक जाता है। जो चीज तेरी नहीं है, वो तेरा सारा कभी नहीं बन सकती। मैंने एकदम पीछे लिया और कांपते हाथों से चैन वहीं वापस रख दी। दिल दुविधा में था, जैसे जमीर छाती फाड़कर बाहर निकल आना चाहता हो और आकर आंखों में आंसू बन जाए। जब कमरे से बाहर आया, पेट फिर खाली था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। रमेश भाई ने मुझे पीला चेहरा और नम आंखों से देखा और पूछा, सब ठीक है ना? मैंने हंसकर बात टाल दी। शाम को वही ग्राहक वापस आया। एक शांत इंसान, सफेद कुर्ते में। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी, शायद उसकी बेटी। उसने कहा, मैंने कमरे में कुछ भूल गया था। उसने मुझे बड़े प्यार से पूछा। मैंने तुरंत कहा, सर, सफाई करते समय मुझे एक सोने की चैन मिली थी, क्या मैं आपको लाकर दूं? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजूबा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। अर्जुन, मैंने धीरे से कहा। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, इसका इनाम जरूर मिलता है। उसके शब्द दिल को छू गए। दोनों वहां से चले गए और मैं काफी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा।
अगर वो चैन मैंने रख ली होती तो शायद आज पेट भरा होता, लेकिन नींद नहीं आती। उस रात जब मैं अपने कमरे में लौटा तो तकिए के नीचे वही सोने की चैन मिली। उसके साथ एक छोटा सा लिफाफा भी था। मैंने हैरानी से उसे खोला तो उसमें 500 का नोट निकला और एक छोटा सा पत्र मिला। उसमें मेरी ईमानदारी के लिए धन्यवाद लिखा था। मैंने वो पत्र माँ की तस्वीर के पास दीवार पर चिपका दिया और पैसे माँ की दवाइयों के लिए रख दिए। वो बारिश वाली रात कुछ अजीब थी। दिल्ली की सड़कों पर कीचड़ और पानी भरा हुआ था। मैं थका हुआ होटल के अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ रहा था, जहां अक्सर मालिक पन्नालाल जी आराम करते थे। आज से मुझे वहां की सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी। वो कोई साधारण कमरा नहीं था। मखमली सोफा और ऐसी खुशबू जैसे वक्त भी वहां थम गया हो। जैसे ही कमरे में कदम रखा, बेचैनी सी होने लगी, जैसे कुछ होने वाला हो। फर्श पर झाड़ू लगाते वक्त अचानक मेरी नजर सोफे के पास पड़े एक भूरे बैग पर पड़ पड़ गई। वो एक साधारण खाकी रंग का बैग था, जैसा व्यापारी लोग लेकर चलते हैं। दिल घबरा गया। इधर उधर देखा, कमरा खाली था। सन्नाटा ऐसे कि मेरी धड़कन की आवाज करने लगी। ख्याल आया कि देख लूं, शायद कोई जरूरी चीज हो। मेरी उंगलियों ने बैग की जेब पकड़ी और जब खोला तो लगा जैसे कोई खजाना छिपा हो। कई गड्डियां बंधी हुई नोटों की। दिल सीने से बाहर निकलने को बेताब था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैं स्तब्ध रह गया। गिनती नहीं की, पर समझ गया कि इस बैग में मेरी कई सालों की कमाई है। इतने पैसे कि माँ का इलाज हो सके, भाई की पढ़ाई हो जाए और मैं एक छोटा सा कमरा खरीद सकूं, जहां बारिश में चप चप टपकती न हो। दिल ने कहा, ले जा इसे, यही तेरी किस्मत का दरवाजा है। कोई देख नहीं रहा, लेकिन तभी अंदर से माँ की आवाज गूंजी, जो तेरा नहीं है वो कभी तेरा मुकद्दर नहीं बन सकता। हाथ पांव कांपने लगे, माथे पर पसीना झलक आया। कमरे की दीवारें जैसे मुझ पर सिकुड़ने लगी। मैंने बैग वहीं रखा, जिप बंद कर की और लंबी सांस ली। मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाजे के पीछे एक परछाई दिखाई दी। मैं चौंक गया। जब दरवाजा खुला तो वो पन्नालाल जी थे। उनके चेहरे पर हैरानी थी और शायद हल्की सी मुस्कान भी। सब ठीक है ना अर्जुन? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं कमरे की सफाई कर रहा था। बैग देखा लेकिन उसे छुआ नहीं। उन्होंने मुझे चुपचाप देखा और फिर बोले, मैंने वो बैग जानबूझकर वहां रखा था। यह तुम्हारी परीक्षा थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ अर्जुन, उन्होंने आगे कहा, होटल में कई बार चोरी हो चुकी है। मैं देखना चाहता कि किस भरोसा किया जा सकता है। आज तुमने मुझे चौंका दिया। मैं चुपचाप खड़ा था, लेकिन दिल के भीतर एक तूफान उठ रहा था। खुशी थी, हैरानी थी और कहीं अंदर भूख की एक नई चीख भी थी। क्योंकि सच्चाई ये भी थी कि मैंने कुछ चुराया नहीं था, लेकिन वो नोट अब भी मेरे ख्वाबों में लहरा रहे थे। पन्नालाल जी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो तुमने किया वो हर किसी से बस की बात नहीं होती। इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। मैंने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन भूख अब भी भीतर चीख रही थी। बारिश के बाद की नमी ने होटल के पिछले आंगन में एक अजीब सन्नाटा फैला दिया था। दोपहर का समय था, भीड़ थी, सब अपने अपने कामों में लगे थे। ग्राहक आ जा रहे थे, प्लेटें धोई जा रही थी, बर्तन टकरा रहे थे। मैं हमेशा की तरह चुपचाप सफाई कर रहा था, जैसे किसी ने मेरी जुबान छीन ली हो। शरीर मशीन बन चुका था और आत्मा बस सांस लेने का बहाना। होटल के कमरे नंबर 204 में एक अमीर ग्राहक ठहरा हुआ था, जो हमेशा महंगा खाना खाता, मांगता और आधा छोड़कर चला जाता। उस दिन भी वो खा पीकर चला गया। उसका कमरा मेरी जिम्मेदारी में साफ करना था। जब मैं अंदर गया तो मेज पर दाल मखनी, पनीर की सब्जी और 2 नान की थाली रखी थी। मैंने बस थोड़ा सा खाया था, बाकी सब वैसा ही था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गले से एक सूखी खांसी निकली। हाथ मेज पर टिका। वो खाना मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, खा ले, कौन देख रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और मेज के पास बैठ गया। वह जब पहला निवाला गले से उतरा तो लगा जैसे शरीर में जान आ गई हो। दूसरा निवाला, फिर तीसरा।
लेकिन जैसे ही आखिरी निवाला मुंह में गया, पीछे से दरवाजा खुल गया। मैं लगभग मर ही गया। वहां पन्नालाल जी खड़े थे। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से सब कुछ जानते हो। मैं तुरंत खड़ा हो गया और प्लेट से हट गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, कुर्सी खींची और चुपचाप बैठ गए। जेब से एक मोड़ा हुआ कागज निकाला और बिना कुछ कहे मेज पर रख दिया। मैंने नजरें झुकाकर वो कागज उठाया। हाथ पांव कांपने लगे। यह वही कागज था जिन पर मैंने नौकरी करने से के दिन दस्तखत किए थे। उसमें साफ साफ लिखा था कि होटल की किसी भी चीज का व्यक्तिगत उपयोग चोरी माना जाएगा। सजा 2 लाख रुपए का जुर्माना या कानूनी कार्रवाई। आंखें धुंधली हो गई, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई, जुबान लड़खड़ाने लगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था, बहुत भूखा था, मैंने कहा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनका मौन बहुत तकलीफ देह था। अर्जुन, मैंने तुम्हें इज्जत दी, अपने कीमती कमरों में आने दिया, तुम पर भरोसा किया और तुमने ये किया। मैं नीचे देखता रहा। शरीर पे पसीने से तरबतर था, आंखें नम थी। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा सिर्फ पेट ही नहीं, जमीर भी खा जाता है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, फैसला तुम्हारा है। 2 लाख रुपए का इंतजाम करो या फिर जो मैं कहूँ वो मानो। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। आपका मतलब? तुम्हारे पास कल तक का समय है। अगर पैसे दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक और रास्ता है जो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं बस सुनता रहा, जुबान जैसे बंद थी, दिमाग सुन। अब तुम जा सकते हो, उन्होंने इशारा किया। मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। जब कमरे से बाहर आया तो लगा जैसे दुनिया का माहौल ही बदल गया हो। हर शख्स मुझे घूर रहा था, हर दीवार जैसे मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी। मैं अपने कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया और माँ की तस्वीर के सामने बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। जो खाना अब तक मेरे पेट में था, अब जहर जैसा लगने लगा। सोचने लगा कि अगर मैंने ईमानदारी से वो सोने की चैन लौटाई थी और बैग वापस रखा था, तो फिर ये बचा हुआ खान टुकड़ा आज इतनी भारी कीमत क्यों मांग रहा था। लेकिन शायद वही टुकड़ा था जो मैंने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध निकल लिया था, और ऐसा टुकड़ा अक्सर सबसे कीमती सबक बन जाता है। सुबह की रोशनी मेरे चेहरे पर तमाचा मार रही थी। दिल कह रहा था कि होटल ना जाऊं, लेकिन भागना मुमकिन नहीं था। मेरा रोजगार, मेरी जिंदगी, सब कुछ अब एक इंसान के हाथ में था। वही इंसान जिसकी आंखों में मैं कल एक चोर बन चुका था। जब होटल पहुंचा तो वहां का माहौल पहले से जैसा नहीं था। सब कुछ बोझिल था, हर नजर में शक था, जैसे सबको पता था कि मैंने कुछ गलत किया है। राकेश भाई ने रसोई में नमस्ते कहा, लेकिन आवाज में गर्मजोशी नहीं थी। मैं चुपचाप अपनी ड्यूटी में लग गया। हाथ चल रहे थे, लेकिन दिमाग शांत था। दोपहर के आसपास मुझे पन्नालाल जी के कमरे में बुलाया गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आ जाओ अर्जुन। दरवाजा खुला और अंदर चला गया। वो अपनी बड़ी सी मेज के पीछे बैठे थे। चेहरे पर नरमी थी, लेकिन आंखों में वही परखती नजर। मैंने झिझकते हुए हाथ जोड़े और सिर झुका दिया। सर, मुझे बहुत शर्मिंदगी है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मजबूरी थी, उन्होंने हाथ उठाकर मुझे चुप कर दिया। अर्जुन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन नियम तो नियम होते हैं, सबके लिए बराबर। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आप मेरी तनख्वाह से जितना चाहे काट लीजिए, लेकिन पुलिस को मत दीजिए। जेल मेरे लिए मौत से बदतर होगी। माँ ये खबर सुनकर मर जाएगी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कुर्सी से सीधा होकर बैठे। एक रास्ता है, उन्होंने कहा। मेरे कान खड़े हो गए, जैसे एक नई उम्मीद की किरण चमकी हो, लेकिन साथ ही डर भी था। एक शर्त है, उन्होंने आगे कहा। अगर मान लो तो सब कुछ माफ। मैंने तुरंत सिर हिलाया। कहिए सर, जो भी हो मैं मान लूंगा। उन्होंने कुछ पल मुझे देखा और फिर बोले,
मेरी बेटी से शादी कर लो। कमरे की जमीन जैसे मेरे पैरों तले से खिसक गई। दिल धड़कना भूल गया। दिमाग जैसे किसी गहरे सन्नाटे में डूब गया। मैं उन्हें देखता रहा, आंखें फटी रह गई। क्या? मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा। हाँ अर्जुन, उन्होंने कहा। मेरी बेटी पढ़ी लिखी और इज्जतदार है, लेकिन मैं उसके लिए एक ऐसा लड़का चाहता हूँ जो ईमानदार हो। मैंने तुम्हें कई बार परखा है। शांति, पैसा, बैग, सब कुछ देखा है। हर बार तुम पास हुए हो, सिवाय एक बार के, लेकिन वो भी मैं समझ सकता हूँ। मैं सांस लेना भूल गया था। कमरे की हवा भारी हो गई थी। मैं तुम्हें जेल नहीं बेचना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के जीवन साथी बनो। मेरे दिमाग में उथल पुथल मच गई थी। ये कैसा न्याय था? ये सजा थी या इनाम? साहब, मैं गरीब हूँ, एक क्लीनर की नौकरी करता हूँ, आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। ये तय करना तुम्हारा काम नहीं। मैंने कर लिया है। तुम्हारे पास 2 दिन है, या तो 2 लाख रुपए लौटाओ या शादी करो। जवाब आज रात 12 बजे तक चाहिए। अब मैं कमरे से बाहर आया तो टांगों में जान नहीं थी। दिल पर एक भारी पत्थर रखा था। मैं यूं ही सड़कों पर भटकता रहा। माँ को फोन किया और सब कुछ बता दिया। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर लोग अच्छे हैं तो शादी गलत नहीं है, लेकिन फैसला तुम्हारा है। काल कटने के बाद कमरे की खामोशी ने एक नया रूप ले लिया। वक्त तेजी से बीत रहा था। फैसला 12 बजे तक देना था, और अब तक मैं कुछ तय नहीं कर पाया था। उस दिन दिल्ली की हवाएं भी अजीब लग रही थी, जैसे शहर के हर कोने में मेरा फैसला लिखा जा रहा हो। वही फोन टेबल पर मेरे सामने रखा था, जिससे मैंने माँ को सब कुछ बताया था। उसकी थकी हुई आवाज मेरे दिल से निकल नहीं रही थी। बेटा, ये कैसा इम्तिहान है? हाँ माँ, मैंने कहा। उन्होंने कहा, या तो शादी करो या 2 लाख का जुर्माना भरो। 12 बजे रात तक जवाब देना है। मुझे साफ साफ माँ की सांसों में घबराहट सुनाई दे रही थी। फिर वो बहुत देर तक चुप रही और धीरे से बोली, अगर तुम्हारे पापा होते तो कहते कि इंसान को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लेकिन मेरी माँ कहती थी, हालात से कभी मत डरो, बस अपनी जमीर को मत हारो। मेरी आंखें भीग गई। माँ की बातें कभी सीधी नहीं होती, लेकिन उनमें एक अजीब सी रोशनी होती है, ऐसी रोशनी जो अंधेरे में रास्ता दिखा देती है। अगले दिन माँ ने अपने गहने बेच दिए। पापा की यादों की चूड़ियाँ, वो छोटा सा लॉकेट जो माँ को उनकी शादी में मिला था, उसे भी उन्होंने दे दिया। हरिद्वार के एक बूढ़े सुनार ने वो सब 500 रुपए में खरीदे। मेरे पास कुल 500 थे और जरूरत थी पूरे 2 लाख की। मैंने वो नोटों की गद्दी हाथ में ली तो लगा जैसे किसी सांप की गर्दन पकड़ ली हो। एक ठंडी सिरन मेरे रीढ़ में दौड़ गई। क्या मैं वाकई वही बेटा था जो माँ के गहने बेचने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकल पाया? जब होटल लौटा तो पन्ना जी अपने ऑफिस में थे। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा उनके सामने रख दिया। ये 500 है, मैं बाकी का इंतजाम कर लूंगा, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। बस पुलिस को मत दीजिए। उन्होंने नोटों की तरफ देखा भी नहीं, कुर्सी की पीठ से टिके और मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हें वक्त दिया गया था फैसला करने के लिए। अब ये रकम बेकार है। या तो पूरे 2 लाख दो या शादी करो। रात 12 बजे के बाद मेरे पास कोई तीसरा विकल्प नहीं होगा। जमीन जैसे फिर से खिसक गई। मैं चुपचाप खड़ा रहा। वो खामोशी जो इंसान की आवाज तक छीन लेती है। जब कमरे से बाहर निकला तो दिन का सूरज ढलने को था। दोस्तों से मदद मांगी, सबने बहाने मनाए। किसी की माँ बीमार, किसी का कारोबार खराब, किसी की पत्नी ने मना कर दिया। रात की कालीमा गहराती जा रही थी। जब होटल लौटा तो लगा जैसे वक्त दीवारों से टपक रहा हो। हर लम्हा मुझे दूर घूर रहा था। फैसला करो अर्जुन, फैसला करो। कमरे में आकर माँ की तस्वीर के सामने एक मोमबत्ती जलाई। उसकी रोशनी में उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। माँ, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या आपको शर्म आएगी? तस्वीर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक अजीब सी शांति मेरे दिल में उतरने लगी।
रात के 12 बजने में अब कुछ ही पल बचे थे। मैंने गहरी सांस ली, आईने में खुद को देखा। एक साधारण लड़का जिसके कपड़े सादे थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अनमोल। मैंने दरवाजा खोला और पन्नालाल जी के कमरे की ओर बढ़ गया। अब फैसला करना था। जब उनके ऑफिस के सामने पहुंचा तो घड़ी ने 12 की पहली घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, आओ अर्जुन। मैंने दरवाजा खोला। पन्ना जी मेज के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर न शक्ति थी न नरमी, सिर्फ इंतजार था। मैं धीरे धीरे चलकर उनके सामने खड़ा हो गया। मेरी आवाज कहीं खो गई थी, होठ सूख चुके थे, दिल गहल में अटका था। उन्होंने कोई जल्दी नहीं की, बस मेरी ओर देखा और कहा, क्या फैसला किया? मैंने जोर से सिर हिलाया। पहली बार उनके चेहरे पर एक रोशनी उभरी, एक राहत। वो कुर्सी से सीधे हुए और बोले, ठीक है, कल शादी होगी, बस तुम्हें तैयार रहना है। मैंने फिर से सिर झुका लिया। शब्द गले में अटक के थे। पन्नालाल जी ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये फैसला आसान नहीं था। मुझे भी पता है, लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जो समझ से परे होता है। बस भरोसा रखना। और मैंने उन्हीं बीच में ही रोक दिया। बताइए, क्या वो लड़की? उन्होंने थकी हुई लेकिन संतोषजनक मुस्कान में के साथ मेरी ओर देखा और कहा, कल सब कुछ पता चल जाएगा अर्जुन। अभी बस इतना जान लो कि ये शादी न मजबूरी है, न सजा, न कोई एहसान। ये एक फैसला है जो मैंने अपनी बेटी और तुम्हारी ईमानदारी के बीच लिया है। उनके शब्दों का मतलब मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उस वक्त उन्हें समझने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं चुपचाप उठा, दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। होटल के गलियारों में फिर से एक बार वही सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब उस सन्नाटे में डर नहीं था। एक फैसला था और उस फैसले का इंतजार था। होटल की खिड़कियों से सुबह की रोशनी झांक रही थी, जैसे वो अंदर के सच को देखना चाहते हो। मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था, अपने सफेद कुर्ते को ठीक कर रहा था, जैसे ये मेरे बदन के कपड़े नहीं, कोई अनजान पहचान हो। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे अंदर कोई बच्चा हो जो किसी अनजाने जगह पर छूट गया हो। पन्नालाल जी ने शादी की सारी तैयारी खुद कर ली थी। होटल की ऊपरी मंजिल पर कुछ गिने चुने लोगों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से मेरी शादी हो गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और फिर सब कुछ खत्म हो गया। मैं शादीशुदा था। किसी ने मेरे हाथ को धीरे से थामा और मुझे अगले कमरे में ले गया, उस कमरे में जहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। पत्नी शब्द अब मेरे लिए नया था, अपरिचित। होटल की उस ऊपरी मंजिल वाले कमरे में रोशनी बहुत हल्की थी, पर्दे हवा की हल्की झोंकों के साथ जैसे सांस ले रहे थे। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे दिल और दिमाग किसी अनजानी प्रतियोगिता में उलझे हुए हो। कदम अपने आप चल रहे थे, लेकिन हर कदम पर डर और हैरानी मेरी रूह को जकड़ते हुए थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो हाथ थोड़े कांप रहे थे। अंदर से एक मुलायम सी खुशबू आ रही थी। यह किसी महंगी चंदन की नहीं थी, ये सादगी, शालीनता की महक थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो पहली ही नजर में होश उड़ दिए। मेरे सामने जो बैठी थी वो मेरी पत्नी नेहा थी। उसके सिर पर लाल दुपट्टा था, आंखें झुकी हुई थी, चेहरा पूरी तरह शांत था। आंखों के नीचे थकावट की हल्की सी रेखा थी, लेकिन उनमें कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांति थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं थी, उसके अस्तित्व में एक अजीब सी पवित्रता थी, जैसे वो किसी और की दुनिया से आई हो। उसके हाथों में हल्की मेहंदी, कलाइयों में पतली चूड़ियां और अंदाज ऐसा जैसे किसी राजकुमारी को जमीन पर उतार दिया गया हो। मैं दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था, मेरे पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। यही वो लड़की थी जिसके बारे में मैं जाने कितने ख्याल बना लिए थे। शायद वो बीमार थी, शायद लाचार, या शायद इस दुनिया से कटी हुई, लेकिन वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा साफ और शांत निकली। मेरी सांसें रुकने सी लगी। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की
और फिर खोली, सोचते हुए कि शायद ये कोई सपना हो। लेकिन सच मेरे सामने था। उसने धीरे से कहा, बैठ जाइए। उसकी आवाज में वैसी ही शांति थी जैसे बारिश के बाद जमीन में होती है। उसने न कोई ताना मारा, न कोई सवाल किया, न कोई शिकायत जताई। जैसे उसने मेरा अतीत देखा ही न हो, या देखा भी हो तो माफ कर दिया हो। मैं धीरे धीरे चलकर कमरे में के कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरी आंखें नीचे झुकी थी। दिल में पछतावा था और एक सवाल था, और शायद थोड़ा डर भी। शायद आपको मेरे बारे में बहुत से सवाल होंगे, मैंने धीरे में स्वर से उससे कहा। उसने अपनी आंखें उठाकर मेरी ओर देखा और इतनी खामोशी से मुस्कुराई कि मेरे अंदर का सारा डर कहीं उड़ गया। सवाल वहां उठते हैं जहां शक होता है, उसने कहा, और मुझे पता है कि यह रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं हुआ। उसके इस सच ने मेरे दिल में एक नन्हा सा खंजर उतार दिया। वो बिल्कुल सही कह रही थी। न मैंने इस रिश्ते को चुना था, न उसने। ये किसी और का फैसला था, लेकिन अब हम दोनों इस फैसले की हकीकत बन चुके थे। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब हम साथ हैं, और अगर मेरे पिता ने आपको चुना है तो उनमें इसमें कोई उनकी वजह जरूर होगी। मैंने पहली बार अपनी आंखें उठाकर सीधा उसकी आंखों में देखा। वह कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक खामोश सी समझ थी। जैसे उसने जान लिया हो कि जिंदगी में सब कुछ इच्छा से नहीं होता, कुछ फैसले किस्मत पे भी बड़े होते हैं। नेहा, मैं मैं एक साधारण आदमी हूँ। न कोई पढ़ाई, न कोई ओहदा, न कोई बड़ा नाम। बस एक सच्चाई है जो मैंने कभी झूठ नहीं बनने दी। और यही सबसे बड़ी बात है, अर्जुन। उसने मेरे पहली बार मेरा नाम लिया और मेरे पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। उस रात हमने ज्यादा बातें नहीं की। कुछ पल चुपचाप बीत गए, नजरों के आदान प्रदान में। कमरे की मध्यम रोशनी और पर्दों की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। जिस लड़की को मैंने शक की नजर से देखा था, जिसे मैंने मजबूरी समझा था, वो अब मेरे लिए सुकून बन रही थी। और मैं जो खुद को हमेशा एक असफल साधारण इंसान मानता था, पहली बार उसकी मौजूदगी में खुद को थोड़ा कीमती महसूस कर रहा था। ये शादी न किसी परंपरा पर टिकी थी, न प्रेम पर, न चाहत पर, लेकिन इसमें एक अजीब सा सच्चा वादा था जो बिना शब्दों के निभाया जा रहा था। कमरे में बैठे बैठे मैंने अपने दिल में तय कर लिया कि चाहे ये रिश्ता जैसा भी हो, मैं इसे निभाऊंगा। उस लड़की के लिए जिसने बिना कोई शिकायत मुझे अपनाया, और उस पिता के लिए जिसने मेरी सच्चाई पर यकीन किया। रात गुजरती रही, खामोशी अपनी चादर फैलाती रही, और पहली बार मेरे दिल में ये ख्याल उठा कि शायद मेरी जिंदगी में भी एक नया सूरज उगने वाला है। अब होटल के गलियारों में मेरी चाल वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। वही जमीन, वही दीवारें, वही खुशबुएं। लेकिन अब नज़ारे बदल गए थे। जहां पहले लोग मुझे सिर्फ एक सफाई कर्मचारी के रूप में देखते थे, अब वही लोग झुककर मुझसे नमस्ते करते थे। झाड़ू मेरे हाथों में जा चुका था, और अब उनकी हाथों में फाइलें थी, चाबियां भी, और एक नई जिम्मेदारी भी। मैं होटल का मैनेजर बन चुका था। यह बदलाव किसी सपने जैसा था, और मैं उस सपने में हर पल जागता खड़ा था, चौंकने और चुप रहने की हालत में। शादी के एक हफ्ते बाद पन्ना लाल जी ने मुझे ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कुर्सी की पीठ पर झुककर कहा, अर्जुन, अब सिर्फ मेरा दामाद नहीं, मेरा विश्वास भी है। मैं चाहता हूं कि वो होटल संभाले। मैं सन्न रह गया। एक पल को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो मेरे फैसले के वक्त भी दिखी थी। सर, मैं क्या जानता हूँ, मैंने तो पूरी अकाउंटिंग भी नहीं सीखी, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो मुस्कुराए और बोले, जो खुद को विद्यार्थी मानता है वो सब कुछ सीख लेता है, और जो सच बोलता है वही हर व्यापार का असली मैनेजर होता है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब मैं हर रोज साफ सुथरे कपड़े पहनता, समय पर ऑफिस पहुंचता, फाइलें चेक करता और कर्मचारियों से बातें करता। रमेश भाई अब मेरे सहायक थे,
लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी दोस्ती झलकती थी। अब उसमें इज्जत भी जुड़ गई थी। सब कुछ बदल रहा था, लेकिन एक चीज वही थी, मेरी आजी। क्योंकि मैं जानता था कि मुझे जो कुछ भी मिला वो मेरी काबिलियत का इनाम नहीं था, वो कुछ और था। एक रहस्य जो मुझे अब तक मुझसे छुपा था। नेहा, मेरी पत्नी, मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसने न कभी मेरी गरीबी का ताना दिया, न मेरी सादगी का कोई सवाल उठाया। वो हर दिन चुपचाप मेरे कपड़े प्रेस करती, मेरे खाना का ध्यान रखती और रात को उसी पुराने छत के नीचे मेरे साथ एक सीधी सादी जिंदगी जीती, जैसे वो कभी किसी बड़े बंगले की बेटी ही न रही हो। मैं अक्सर उसे देखा करता था जब वो मेरे सामने बैठती थी। उसकी आंखें में शांति होती, होठों पर मुस्कान और उसकी खामोशी में एक हिम्मत होती। कभी कभी रात को मैं उससे पूछता, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ है कि तुमने मुझ जैसे साधारण आदमी से शादी की? वो हल्के से मुस्कुराकर कहती, कभी नहीं। मुझे तुम पसंद नहीं आए थे, पिताजी को आए थे। लेकिन अब मुझे यह जानकर खुशी होती है कि उनकी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं चुप हो जाता। उसका विश्वास मेरे लिए एक नई उम्मीद बन चुका था। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में बार बार गूंजता रहा। मुझ में ऐसा क्या था कि पन्नालाल जैसा अनुभवी आदमी मुझे ये सब सौंप गया, कि उसने मुझे न केवल अपना दामाद बनाया बल्कि अपने व्यापार का वारिस भी बना दिया। आखिर वो क्या था जो मुझे अब तक खुद भी नहीं पता था। एक दिन मैंने तय कर लिया कि मैं इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढूंगा। उस समय पन्नालाल जी अपने ऑफिस में थे। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, आ जाओ अर्जुन। मैं अंदर गया। वो टेबल पर रखे कुछ कागजों को देख रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराए। आज कुछ परेशान से लग रहे थे। मैंने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। कहा, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने चश्मा उतारा, मेज पर रख दिया, हाथ जोड़कर मेरी तरफ ध्यान से देखा। पूछो अर्जुन। गहरी सांस ली। सर, मुझे सब कुछ मिल गया। आपकी बेटी जैसी औरत मेरी पत्नी है। आपका कारोबार मेरे हाथ में है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात मेरे दिल में बार बार आती है। आखिर आपने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? पन्नालाल जी ने आंखों में चमक आ गई, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल वही सवाल जो मैंने सालों पहले खुद से पूछा था। तुम मेरे दिल में धीरे धीरे बसते जा रहे थे। मैं संकोच में मुस्कुरा दिया। मुझे पता है शायद ये सवाल पूछना ठीक नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्यों। वो कुर्सी से थोड़ा पीछे झुके और गहरी सांस ली और छत की तरफ देखते हुए बोले, अर्जुन, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। दौलत, इज्जत, धोखा और फरेब। मेरा कारोबार मुझे अमीर बना गया, लेकिन भरोसा करना मुश्किल कर दिया। अक्सर जो लोग मेरे सामने झुकते थे, वही मेरी पीठ पीछे खंजर लिए खड़े रहते थे। कई बार मेरी ईमानदारी का इनाम मुझे गद्दारी के रूप में मिला। उसके शब्दों में बीते कल की कड़वाहट थी। मेरी बेटी नेहा मेरी जिंदगी की सबसे कीमती तो है। जब उसके लिए लड़का ढूंढने का वक्त आया, तो मैंने तय किया कि न दौलत देखूंगा, न रुतबा, न चमकते हुए डिग्रीज। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, ईमानदारी। वो रुके। मैं उनकी आंखों में डूबता चला गया। तुम्हारे लिए वो जंजीर, वो बैग, वो खाना, ये सब मेरे विश्वास की कसौटी थे। मैंने कई बार कर्मचारियों को छोटी मोटी चोरी करते पकड़ा है। जब तुम आए मैंने तुम्हें भी परखा। जंजीर, बैग, खाना सब मेरी नजर में था। मैं तुम्हारा हर कदम देख रहा था। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा डर और तुम्हारा जमीर। मेरी आंखें नम हो गई। दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो रहा हो। और जब तुमने सच का रास्ता चुना और अपने जमीर की सुनी, तब मैंने तय किया कि ये लड़का मेरी बेटी के लिए उपयुक्त है। क्योंकि जीवन साथी सिर्फ साथी नहीं होता, वो उसकी सुरक्षा होता है, उसकी इज्जत का रक्षक होता है और उसके सपनों का रखवाला होता है। और जो सच से डरता है, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरे होठ खामोश थे, लेकिन दिल रो रहा था। आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं पहुंचा। सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं वही हूँ
जो मेरे माता पिता ने बनाया। पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन माँ ने जो सिखाया उसी को लेकर आज तक चल रहा हूँ। पन्नालाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा हाथ थाम लिया। और जो सीख आपने मुझे अपने चरित्र के माध्यम से दी, वह किसी किताब में नहीं सिखाई जाती, और यही आपकी असली ताकत है। अर्जुन, वो पल मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी डिग्री था। मैं जो कुछ कभी होटल का कचरा उठाया करता था, अभी उसी होटल के मालिक के दिल में जगह पा चुका था। होटल की गलतियों से वापस जाते हुए मैं उस कमरे के सामने रुक गया जहां मैंने अपनी शांति लुटाई थी। वही दरवाजा जहां मैंने अपना बैग रखा था, वही कोना जहां मैंने बचा हुआ खाना खाया था। उन जगहों की खामोशी अब मुझसे कुछ कह रही थी। यही वो जगह थी जहां मेरे जमीर ने लड़ाई लड़ी थी, और आज वही जमीर मेरा सबसे कीमती खजाना बन चुका था। जिंदगी ने मुझे एक नया चेहरा दिखाया था, अब ऐसा चेहरा जिसे मैंने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। वही होटल जिसमें मैं झाड़ू लगाता था, अब मेरी निगरानी में चल रहा था। वही लोग जिनके बर्तनों ने मेरे हाथ छील जाते थे, आज मेरे अधीन काम कर रहे थे। वक्त के इस मोड़ ने शायद बहुतों को चुकाया होगा, लेकिन मुझे तो अपनी सच्चाई पर यकीन हो रहा था। जिस रात पन्नालाल जी ने अपनी बेटी का हाथ और अपना कारोबार मेरे हवाले किया, उस रात मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूं। उनके शब्द आज भी मेरे दिल में गूंजते हैं। ईमानदारी एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तुमने उस खजाने की हिफाजत की है, अब तुम उसके हकदार हो। जब उन्होंने मुझ पर अपनी जिंदगी की पूंजी, अपना खून पसीना लगाकर बनाया हुआ होटल सौंपा, तब जमीन मेरे कदमों में के नीचे से खिसक गई थी। उनकी आंखों में न तो कोई घमंड था और न ही कोई अहंकार, बस एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उन्होंने बरसों से उठाया हुआ बोझ किसी ऐसे कंधे पर रख दिया जो जिस पर भरोसा किया जा सके। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं पहली बार मालिक के कमरे में बैठा। वही कमरा जहां एक दिन मैंने नकद में हजारों रुपए रखे देखे थे, वही पर्दे, वही टेबल, लेकिन आज वो सब मेरे सामने था, मेरे पास था। फर्क बस इतना था कि अब ये कांपना डर से नहीं, कृतज्ञता से था। नेहा मेरी पत्नी है, मेरी मुख्य शक्ति। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। उसने कभी मेरे अतीत का पर सवाल नहीं उठाए, न ही मेरी सादगी का मजाक उड़ाया। उसने समझ लिया था कि मैं न कोई खास इंसान हूं, न ही ऊंचे रुतबे के सपने देखने वाला। मैं तो बस एक आम इंसान हूं जिसने अपने सच के जरिए खुद को पहचाना, और उसी सच ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम दिया। अक्सर रात को जब हम छत पर बैठते, नेहा आसमान की ओर देखती और कहती, देखो अर्जुन, वो सबसे चमकता तारा तुम्हारा है। मैं मुस्कुराता, नहीं, वो शायद उसी दिन से चमकने लगा जब तुम मेरी जिंदगी में आई। नेहा हंसती, लेकिन उसकी हंसी में जो सुकून था, वो मुझे यकीन दिलाता था कि ये जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हमारी है। पन्नालाल जी धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां मुझे सौंपने लगे। हिसाब किताब, सामान की सप्लाई, कर्मचारियों की तनख्वाह, सब कुछ। शुरू में मैं घबराया करता था, लेकिन वो कहते, जो इंसान अपने जमीर से डरता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोग अपने मन पर काबू रखते हैं, और वही सच्चे विजेता होते हैं। मैंने हर दिन कुछ नया सीखने में बिताया। जहाँ भी मुझसे कोई गलती हुई, मैंने माफी मांगी। जहाँ कुछ मुझे सीखने को मिला, वहाँ धन्यवाद कहा। मुझे पता था कि इस मुकाम तक पहुंचना सिर्फ मेरे पाँव का सफर नहीं था, इसमें मेरी जमीन की कुर्बानी थी, मेरी भूख थी, मेरी परीक्षा थी, और सबसे ज्यादा मेरा सच था। अब जब भी मैं किसी नए कर्मचारी को देखता तो उसमें अपनी ये परछाई ढूंढता। उनकी आंखों में वही भूख दिखती, हाथों में वही मेहनत और दिल में वही सपने। मैं उन्हें अक्सर बुलाकर कहता, मेहनत करो, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। समय लगता है, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। एक दिन मैं होटल के पीछे उस कमरे में गया जहां कभी मैं रहता था। वही छोटा सा कोना, वही सीलन, वही दीवारें, और दीवारों पर टंगी मेरी माँ की वही तस्वीर। तस्वीर के फ्रेम पर अब भी धूल
जमी हुई थी। मैंने अपने हाथों से उसे साफ किया, तस्वीर उठाई और दिल से कहा, माँ तेरा बेटा आज भी वैसा ही है। वैसे कपड़े बदल दिए हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन जमीर अब भी वही है। जब मैंने माँ को फोन कर सब बताया तो वो रोने लगी। बोली, बेटा जो रास्ता ईमानदारी से बनता है वो पीढ़ियां बनाता है। अगर तेरे पिता होते तो तुझे गले लगाकर कहते, यह है मेरा असली वारिस। मेरी आंखों से शुक्रगुजारी और उस सफर के आंसू बहने लगे। वो यादें जो मिट्टी से चमक तक पहुंची थी, मुझे यह सोचने पर मजबूर करने लगी कि शायद किस्मत सिर्फ पैसों से नहीं बनती, वो ईमानदारी से बनती है। क्योंकि पैसा छीना जा सकता है, ताकत मिट लेकिन सच इंसान का असली गहना होता है। और जब ये गहना दिल में हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे गरीब नहीं बना सकती। आज भी जब मैं होटल की गलियों से गुजरता हूँ तो वो कमरे, वो कोने, वो पल याद आते हैं जब मैं अपने खुद को बहुत मायूसी समझा करता। जब मैंने जंजीर लुटाई, बैग छोड़ दिया, वो टुकड़ा खाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब हर पल मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरे ज़मीर का गवाह है। जिंदगी ने सिखा दिया है कि ईमानदारी कोई बोझ नहीं, वो इज्जत की पहली सीढ़ी है। और जो इस सीढ़ी पर चलता है वो कभी गिरता नहीं। ये कहानी हमें गहराई से समझाती है ईमानदारी की ताकत और उसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को। ये कहानी सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना है, जो हर मुश्किल वक्त में उसे संभालता है और उसकी इज्जत को बनाए रखता है। अर्जुन का जीवन हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, भूखे हो, गरीब हो या लालच का दबाव हो, अगर इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और सच का रास्ता चुने तो उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होती। न सिर्फ उसे सुकून मिलता है बल्कि वो मंजिल भी मिलती है जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि ईमानदारी तुरंत कुछ नहीं देती, न पैसे, न राहत, न ये कोई तारीफ, लेकिन लंबे समय में वही ईमानदारी हमें हमारी असली पहचान देती है। अर्जुन ने सोने की जंजीर, नोटों से भरा बैग और भूख के सामने झुकने का मौका इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि बेईमानी से आया पैसा गले में अटक जाता है। और यही सीख उसकी जिंदगी की नींव बन गई। जब उसने एक बार गलती से बचा हुआ खाना खा लिया था तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी, लेकिन उसने ये उस गलती से सीख ली और फिर कभी अपने ज़मीर को नहीं खोया। यह कहानी यह भी बताती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो ईमानदारी को देखते हैं और उसकी कदर करते हैं। पन्नालाल जी अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने उसके सच को परखा और उसे अपनी बेटी का जीवन साथी बनने के काबिल समझा। इससे हम यह संदेश मिलता है कि ईमानदारी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मिसाल बनती है। दौलत, ओहदा या मौके आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान सच के साथ चलता है वह कभी हारता नहीं। इसलिए इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर कदम पर ईमानदारी को अपने साथ रखो। यह न केवल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी बल्कि तुम्हारी जिंदगी को ऐसी रोशनी देगी जो औरों को भी रास्ता दिखाएगी, क्योंकि सच एक ऐसा गहना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यह कहानी अर्जुन जैसे एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा है, जिसे भूख, अपमान, गरीबी और संघर्ष को झेलकर भी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। अंत वही ज़मीर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भले ही देर से मंजिल तक पहुंचे, लेकिन जब पहुंचता है तो उसकी जीत सबसे बड़ी होती है। एक सुनहरा संदेश यह है, जब रास्ते में अंधेरा हो तो अपने ज़मीर की लो को बुझने मत दो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां दूसरे की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।